वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर मंजू तक्षक। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 साइंस बुक से चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। यानी कि हमने ये देखा कि अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें, ऑब्जर्व करें, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो एक अगर हम नॉर्मल भाषा में और सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो जो केमिकल इक्वेशन है, दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। होता क्या है, जैसे समझते हैं। आपने एक्टिविटी 1.1 में क्या देखा था कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये आपकी साइंस की लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो ये आपने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन को ही डिफाइन किया है, बट ये सेंटेंस फॉर्म में जो है काफी लंबी हो जाती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्ड इक्वेशन की टाइप में लिखने की कोशिश की। कि वर्ड इक्वेशन में क्या किया कि जैसे मैग्नीशियम आपने वर्ड में लिख दिया, प्लस आपने ऑक्सीजन लिख दिया, ये भी वर्ड में लिख दिया। तो दीज आर द रिएक्टेंट विच आर कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जिन सब्सटेंसेस में केमिकल चेंजेस होता है एक रिएक्शन के अंदर, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एरो की, तो दिस एरो शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यहाँ पे जनरली हम रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो दो रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच में प्लस साइन रखते हैं। और प्रोडक्ट जो है हम राइट हैंड साइड में, जो ये एरो है आपका, एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है, और अगर प्रोडक्ट आपके दो या दो से ज्यादा रहते हैं तो उनके बीच में प्लस साइन रहता है। और जो एरो का हेड है वो हमें ये बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो ये हुआ हमारा कि हमने कैसे वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट आपका आता है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब जैसे वर्ड में भी हमने लिखा, बट हम सोचेंगे कि क्या उससे भी शॉर्टर वे कुछ हो सकता है किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो केमिकल इक्वेशन को और कंसाइज कैसे बनाया जाए, और यूजफुल कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए अगर हम वर्ड्स की जगह अगर केमिकल फॉर्मूले यूज करें, तो हमारी जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा कंसाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, केमिकल फॉर्मूले यूज किए। जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला होता है O2। हमने एरो लगाया दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने लिख दिया MgO। तो ये हमारी जो वर्ड इक्वेशन थी उसको हमने फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले यूज करके रिप्रेजेंट किया। सो यहाँ पे जो ये 1.2 है, ये आपने जो एक केमिकल रिएक्शन थी उसको रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, और ये जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी क्या कहलाई, एक केमिकल इक्वेशन कहलाई। इस केमिकल इक्वेशन में जो हमारा एरो रहता है, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम ईच एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। और यदि नंबर ऑफ एटम्स, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, और ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। तो यदि हमारे नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड इक्वल हैं तो हम कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम इक्वेशन 1.2 में देख रहे हैं कि दोनों साइड मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम 1 है, बट ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट में 2 एटम है, प्रोडक्ट में 1 एटम है। तो क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन जो होती है उसमें सभी एटम्स, सभी एलिमेंट्स के सभी एटम्स का नंबर जो है इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम यूं कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 1.2 है वो हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और इस तरह की जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती हैं उनको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। So this equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of the magnesium in air. अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास जो है ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट दैट हैव टू बी इक्वल,
टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि मास आपका एवापोरेट हो जाएगा यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा या कुछ नया मास क्रिएट होगा। कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। तो हमें अगर हमारे पास एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब कोई भी एक रो इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है और तभी जो है वो एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होती है। अब ये देखिए कि यहाँ पे लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक्टिविटी 1.3 में अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि जिंक ग्रेन्यूल्स में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमारा जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अगर उस इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि इसको केमिकल इक्वेशन, ये हमारा हुआ वर्ड इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो जो हमारे ये वर्ड्स हैं इनको हम इनके केमिकल फॉर्मूले से लिखेंगे। जैसे जिंक के लिए केमिकल फॉर्मूला है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है H2SO4। ये हमारा क्या देता है, प्रोडक्ट में हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। अब इक्वेशन 1.3 आपकी एक जो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, बट हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एरो है, एरो के बोथ साइड हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में हम फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द एलिमेंट्स लिखते हैं, सेकेंड कॉलम में हम नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लिखते हैं और थर्ड कॉलम में हम नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जिंक का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन का 4 है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में जिंक 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन 1.3 है, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए एक और इक्वेशन को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे हम करते हैं। कोई इक्वेशन अगर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन 1.4 लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आयरन Fe प्लस H2O, ये आपका देता है Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो आपका राइट हैंड साइड है इसमें 3 आयरन है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 आयरन है। तो एक एटम को देखते ही हमें पता चल रहा है कि आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए क्या करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो फॉर्मूला दिए हैं, हमने जो फॉर्मूला यूज किए हैं, जैसे आयरन के लिए Fe यूज किया, H2O के लिए वाटर के लिए H2O यूज किया और फेरिक ऑक्साइड के लिए Fe3O4, हाइड्रोजन के लिए H2। तो ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला हैं, इनके बाहर हम एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जैसे ये बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, आप कुछ भी चेंज कीजिए लेकिन बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं करना है। यानी कि जैसे आपकी इस रिएक्शन से Fe3O4 बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप Fe3 का FeO बना दो, है ना, वो आपको नहीं करना है। यानी कि बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में हमें वही एक टेबल बनानी है। टेबल बना के हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। यहाँ पे जैसे हमारे जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में देखेंगे, आयरन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। अगर प्रोडक्ट में देखते हैं तो आयरन के 3 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। अब यहाँ पे स्टेप 3 में हम क्या समझते हैं कि सबसे कन्वीनियंट मेथड इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या है कि जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो उसको हम सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा वो आपके रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
तो इस कंपाउंड में, इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे कि जिस एलिमेंट में, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो हम यहाँ पे Fe3O4 को सिलेक्ट करते हैं। और Fe3O4 में ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं। Fe3O4 में कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एटम ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले हम Fe3O4 को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनिशियली और बैलेंस के बाद हम लिखेंगे। तो रिएक्टेंट में हमारे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर आप फिर से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए रिएक्टेंट में हमारे पास H2O में एक ऑक्सीजन है, बाकी कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो रिएक्टेंट में हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट में हमारे पास Fe3O4 के अंदर 4 ऑक्सीजन है। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो यानी कि हमें रिएक्टेंट में भी 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो मैंने कहा ना कि बॉक्स के अंदर हम कोई चेंज करेंगे नहीं। तो अगर हमारे पास 1 वाटर मॉलिक्यूल था पहले, अगर हम 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं रिएक्टेंट के अंदर, तो हमारे पास रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो H2O मॉलिक्यूल है वहां पे हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल लिए, 4 H2O मॉलिक्यूल्स लिए। अब जब हम 4 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, 4 H2O मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये देखिए हमारी रिएक्शन हो गई Fe प्लस 4 H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन और हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस्ड हैं। तो अब इनमें से हम कोई भी एक एलिमेंट चूज करेंगे। अब चलिए हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के हम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, पहले इनिशियल स्टेज में देखेंगे, उसके बाद बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखेंगे। तो अगर हम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में देखते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल लिए, H2 है, तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए? 8 हो गए। और यहाँ पे प्रोडक्ट में हम देखेंगे H2 है, तो H2 में कितने हमारे पास एटम हुए? H2 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हुए? 2 हुए। हमें कितने एटम चाहिए? 8 एटम्स चाहिए। तो अगर हम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हमारा बन रहा है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो जाते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 8 ही रिएक्टेंट में थे, प्रोडक्ट में भी 8 ही चाहिए। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? Fe प्लस 4H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसमें आप देखेंगे हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। अब देखते हैं आयरन का। अब सिमिलरली हम आयरन का लिखते हैं Fe। तो ये देखेंगे हम रिएक्टेंट में जो आपका Fe है वो 1 है, और प्रोडक्ट में आपका Fe3O4 के अंदर 3 आयरन एटम प्रेजेंट हैं। लेकिन हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हमें रिएक्टेंट में भी 3 आयरन एटम चाहिए। तो जो हम Fe है हमारा 1 आयरन जो हमारा एटम है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे रिएक्टेंट में भी कितने हो जाएंगे? 3 आयरन एटम हो जाएंगे। तो हमारे दोनों साइड नंबर ऑफ आयरन एटम इक्वल हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? 3Fe प्लस 4H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब इस इक्वेशन को आप देखेंगे, ये वाली इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो दिस इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स में इक्वल है। और ये जो हमारा मेथड है, जो हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किया है, सो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। यानी कि फिजिकल स्टेट से आप मतलब समझते हैं कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कौन से फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ये इक्वेशन 1.9 है, तो इस इक्वेशन को आप देख के क्या बता सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है? उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो अगर इसी इक्वेशन को आपको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, यानी कि इक्वेशन देख के ही आपको पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में, किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हमें इक्वेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे अगर जैसे हम गैसियस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिप्रेजेंट की जाती हैं बाय यूजिंग द नोटेशन G, L, A, Q एंड S रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, ये आपने इक्वेशन लिखा, और जैसे यहाँ पे 3 आयरन था,
आगे आपने ब्रैकेट के अंदर S लिख दिया, इट मीन्स आयरन आपका सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 4H2O, यहाँ पे ब्रैकेट में आपने G लिख दिया, इट मीन्स आपके जो वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, ना कि लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट आपका Fe3O4 के आगे आपने फिर से S लिखा है, इट मीन्स Fe3O4 आपका सॉलिड है, प्लस हाइड्रोजन के आगे आपका G लिखा है, मतलब आपकी गैस है। तो यहाँ पे जो सिंबल G used with H2O indicate that in this reaction water is used in the form of steam। अगर हम यूजुअली बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल इक्वेशन में हम फिजिकल स्टेट्स मेंशन नहीं करते हैं जब तक कि उनको स्पेसिफाई करना बहुत नेसेसरी ना हो। समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, क्या प्रेशर की कंडीशन है, कौन से कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं, ये सब भी हम डिनोट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हुए। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे CO गैसेस फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोजन आपका गैसेस फॉर्म में है, अगर हम प्रेशर 340 एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाते हैं, तो जब हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ 340 एटमॉस्फेयर पे रिएक्ट करता है तो मिथेनॉल फॉर्म होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि L लिखा हुआ है, तो मिथेनॉल आपका लिक्विड फॉर्म में आपका मिथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट जैसे आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाली इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये जैसे 6CO2 एक्वस आपका प्रेजेंट है, प्लस 12H2O लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है, क्लोरोफिल पिगमेंट इसके लिए नेसेसरी है, और ये आपका बनाता है ग्लूकोज इन एक्वस फॉर्म, प्लस 6 ऑक्सीजन रिलीज होती है एक्वस फॉर्म में, प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में आपके रिलीज होते हैं। तो ये जो है जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।